नंदनपुर गांव की सुबह अक्सर पक्षियों की चहचहाहट से होती थी, लेकिन फूलमती के लिए हर सुबह एक नई जंग की तरह थी। वह अपनी फटी हुई चटाई से उठी, उसकी पीठ में तेज दर्द था। उसने भगवान की एक पुरानी तस्वीर के आगे सिर झुकाया। उसने अपनी टोकरी उठाई। फूलमती रेंगते हुए कदमों से रामू के खेत पर पहुंची। रामू वहां बैंगन की सिंचाई कर रहा था। अरे राम राम फूलमती चाची, आज तो आप सूरज निकलने से पहले ही आ गई। रात को तो सुना था कि आपकी तबीयत बहुत नासाज है। इस उम्र में इतनी भाग दौड़ ठीक नहीं है चाची। क्या करूं बेटा रामू, ये पेट की आग बड़ी जालिम होती है। कल रात तो लगा था कि शायद आज की सुबह नहीं देख पाऊंगी। पूरा बदन ऐसे तप रहा था जैसे चूल्हे की आग हो। पर अगर आज घर पर बैठ जाती तो कल के लिए नमक और रोटी का इंतजाम कैसे होता। बुढ़ापे में मौत से ज्यादा भूख का डर लगता है। चाची, आप तो सच में तप रही हैं। आपका माथा तो अंगारे की तरह गर्म है। आप पागलपन क्यों कर रही हैं? चलिए, मैं अभी काम छोड़ देता हूँ और आपको शहर वाले डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वहाँ अच्छी दवा मिल जाएगी। नहीं रे बेटा, मैं सुबह होते ही पास वाले गांव के वैद्य जी के पास गई थी। उन्होंने जड़ी बूटी पीस कर दी है और कहा है कि आराम करो, पर आराम नसीब वालों को मिलता है, मुझ जैसी अभागन को नहीं। तू बस आज का सौदा निकाल दे ताकि मैं वक्त रहते गांव के घरों में पहुंच सकूं। चाची, आज टोकरी बहुत भारी हो जाएगी। आज मैंने ताजी गोभी, लाल टमाटर और आलू निकाले हैं। आप इतना बोझ अपने सिर पर कैसे ढोएंगी? आपकी कमर पहले से ही झुकी हुई है। बेटा, जब कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ होता है तो टोकरी का वजन महसूस नहीं होता। मुझे 4 किलो आलू दे दे, 2 किलो टमाटर और वो जो ताजे बैंगन दिख रहे हैं ना, वो भी 3 किलो डाल दे। आज गांव में एक शादी का छोटा सा फंक्शन है, शायद वहां ज्यादा सब्जियां बिक जाएं। ठीक है चाची, पर ध्यान रखिएगा, अगर रास्ते में चक्कर आए तो कहीं बैठकर सुस्ता लीजिएगा। और सुनिए, पैसों की चिंता मत करना, जब बिक जाएं तब दे देना। जैसे ही फूलमती टोकरी उठाकर निकली, रामू की पत्नी चमेली हाथ में चाय का गिलास लिए वहां आ गई। उसकी नजर फूलमती की भारी टोकरी पर पड़ी। अरे ओ जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? फिर से उस बुढ़िया को टोकरी भर के सब्जियां दे दी, वो भी उधार पर। चमेली, चिल्लाओ मत, वो बेचारी बीमार है। इस उम्र में मेहनत कर रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसानियत? आपकी इसी इंसानियत ने हमें कंगाल बना रखा है। वो बुढ़िया हर रोज आती है, मीठी मीठी बातें करती है और मुफ्ती में सब्जियां ले जाती है। पिछली बार का हिसाब भी अभी बाकी है। क्या हमने ये खेत समाज सेवा के लिए खोला है? हमारे बच्चों के पैरों में जूते नहीं हैं और आप दान पुण्य कर रहे हैं। चमेली, वो गांव की बुजुर्ग है। उसके पति के गुजरने के बाद उसका कोई नहीं रहा। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उसे 2 वक्त की रोटी का जरिया दे सकें? सुन लीजिए, अगर आज शाम तक वो बुढ़िया पैसे लेकर नहीं आई तो कल से मैं उसे खेत के अंदर पैर भी नहीं रखने दूंगी। मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है। इस बेकार की दया का मैं क्या अचार डालूंगी? फूलमती गांव की गलियों में पहुंची। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह चिल्ला रही थी, सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां। वह सुनीता के घर के बाहर रुकी। अरे फूलमती चाची, आज तो आपकी आवाज बहुत धीमी लग रही है। क्या बात है? चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है। क्या बताऊं बेटी, आज हिम्मत जवाब दे रही है, पर क्या करूं, मजबूरी इंसान को पत्थर बना देती है। आज बहुत अच्छी गोभी लाई हूं, देखेगी क्या? चाची, गोभी तो मैं ले लूंगी, पर पहले आप थोड़ा पानी पीजिए, आपकी सांसें फूल रही हैं। तभी सुनीता की बेटी रिया बाहर आई। दादी, आप फिर से काम पर निकल आईं। माँ, देखो ना दादी कितनी बीमार लग रही हैं। दादी, आज आप कहीं नहीं जाएंगी। आज आप हमारे घर पर खाना खाएंगी। मैंने आपके लिए खास खिचड़ी और चटनी बनाई है। नहीं मेरी लाडो, मुझे अभी और भी घरों में जाना है। अगर देर हो गई तो सब्जियां मुरझा जाएंगी और कोई खरीदेगा नहीं। फिर मैं रामू बेटा को क्या मुंह दिखाऊंगी? चाची, आप फिक्र मत कीजिए, आप अंदर चलिए, थोड़ा आराम कीजिए। मैं पड़ोस की औरतों को यहीं बुला लेती हूँ, वो यहीं से आपकी सब्जियां खरीद लेंगी। फूलमती अंदर गई। रिया ने उसे बड़े चाव से खाना खिलाया।
दादी, आप रोज हमारे घर क्यों नहीं आ जाती? मैं आपको रोज गरम गरम खाना खिलाऊंगी। आपको ये सब्जियां बेचने की क्या जरूरत है? बेटा, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो कहीं और नहीं। जब तक ये हाथ पैर चल रहे हैं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तू बहुत प्यारी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरी पोती होती अगर भगवान ने चाहा होता। शाम को जब फूलमती थकी हारी अपनी झोपड़ी की ओर लौटी तो उसने देखा कि वहां गांव के जमींदार ठाकुर दिग्विजय सिंह के 2 आदमी कालिया और भोलू खड़े थे। बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी झोपड़ी के पास ये खूंटे क्यों गाड़ रहे हो? बुढ़िया, अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। जमींदार साहब का हुक्म है कि ये जमीन अब खाली करनी होगी। यहाँ सरकार की तरफ से एक बड़ा गोदाम बनने वाला है। क्या कह रहे हो बेटा? ये झोपड़ी तो मेरे पति की निशानी है। मैं 50 साल से यही रह रही हूँ। ये जमीन सरकारी कैसे हो गई? मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। कानून जगह नहीं देखता बुढ़िया, कागज देखता है। तेरे पास इस जमीन के कोई कागज हैं? नहीं ना? तो फिर ये जमीन सरकारी हुई। ठाकुर साहब ने कहा है कि अगर तूने 3 दिन में ये जगह खाली नहीं की तो हम इसे मिट्टी में मिला देंगे। बेटा, मुझ पर रहम करो। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? किसी पेड़ के नीचे मर जाऊंगी मैं। जमींदार साहब से कहो कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दें। जमींदार साहब के पास फालतू वक्त नहीं है। चुपचाप खाली कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। वे दोनों चले गए। फूलमती अपनी टूटी हुई चौखट पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। आसमान में काले बादल छा रहे थे, जैसे उसकी जिंदगी में भी कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। 3 दिन बीत चुके थे। फूलमती की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया गया था। वह हर पल अपनी झोपड़ी को निहारती और रोती। चौथे दिन की सुबह जब गांव में कोहरा छाया हुआ था, तभी जमींदार के लठैत कालिया और भोलू बुलडोजर जैसी मशीन लेकर नहीं, बल्कि कुल्हाड़ियों और आग के गोलों के साथ वहां पहुंचे। फूलमती अपनी कुटिया के अंदर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आईं। अरे ओ बुढ़िया, बाहर निकल। बहुत मोहलत दे दी तुझे। आज ठाकुर साहब का सब्र जवाब दे गया है। बेटा, अभी तो सूरज भी नहीं होगा। इतनी सुबह मुँह गरीब पर क्यों कहर ढा रहे हो? मैंने कहा था ना, मुझे बस थोड़ा और वक्त दे दो। मैं कहीं और ठिकाना ढूंढ लूंगी। वक्त खत्म हुआ बुढ़िया, तू प्यार की भाषा नहीं समझेगी। ये देख कुल्हरी, आज तेरी इस घास फूस की छत को हम जमीन पर मिला देंगे। नहीं, इसे मत छुओ। इसमें मेरे पति की यादें बसी हैं। अगर इसे तोड़ना है तो पहले मुझे मार दो। मैं इस उम्र में इस ठंड में कहाँ जाऊंगी? अरे देख क्या रहा है, शुरू हो जा। ठाकुर साहब शहर गए हैं। मजदूरों ने उनके बिना आने से सोचे पहले समझे ये जगह झोपड़ी साफ की होनी दीवारों चाहिए। पर प्रहार करना शुरू कर दिया। फूलमती जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। मिट्टी की दीवारें गिर रही थीं और फूलमती का दिल टूट रहा था। शोर सुनकर सुनीता, रिया की माँ, वहाँ दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि फूलमती धूल में सनी हुई जमीन पर पड़ी रो रही है। अरे, ये क्या अनर्थ हो रहा है? छोड़ दो इस बेचारी को। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बूढ़ी औरत का घर उजाड़ रहे हो। ऐ सुनीता, बीच में मत बोल, वरना ठाकुर साहब तेरे घर का पानी भी बंद करवा देंगे। ये सरकारी काम है, हट जा यहाँ से। चाची, आप हिम्मत मत हारिए। आप मेरे साथ चलिए। हम अभी के अभी जमींदार जी के घर जाएंगे। वो इतने भी पत्थर दिल नहीं होंगे। बेटी, जो इंसान किसी का घर उजाड़ता है, उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर होता है। पर तू कहती है तो एक बार आखिरी कोशिश कर लेती हूँ। शायद मेरी बुढ़ापे की झुर्रियां देखकर उन्हें तरस आ जाए। सुनीता और फूलमती जमींदार ठाकुर दिग्विजय सिंह के महलनुमा घर पर पहुंची। ठाकुर साहब अपने घर के बारांदे में बैठे थे। जमींदार साहब, मुझ पर रहम कीजिए। आपके आदमियों ने मेरी झोपड़ी की दीवारें गिरा दी। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कागजों की समझ नहीं है। पर मेरे पति ने मरते वक्त कहा था कि यह जमीन मेरी है। देखो फूलमती, भावनाओं से पेट नहीं भरता और ना ही कानून चलता है। वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में खाली दिखाई गई है। वहां गांव का विकास होगा। तू क्यों बीच में रोड़ा बन रही है? सरकार, विकास तो इंसानों के लिए होता है ना? अगर एक इंसान ही बेघर होकर मर जाए तो ऐसा विकास किस काम का? चाची को कोई और छोटी सी जगह दे दीजिए गांव में। सुनीता, अपनी हद में रहो। तुम एक मामूली किसान की पत्नी हो, मुझे मशवरा मत दो। फूलमती, अगर तूने आज के आज वो जगह खाली नहीं की
तो जो बची कुची दीवारें हैं उन्हें मैं आग लगवा दूंगा। जाओ यहां से। ठीक है जमींदार साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहीं मर जाऊं तो मैं भी आपकी चौखट से नहीं हिलूंगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं यहीं बैठी रहूंगी। उधर झोपड़ी के पास कालिया और भोलू देख रहे थे कि गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भोलू, अगर गांव वाले और इकट्ठा हो गए तो काम मुश्किल हो जाएगा। बुढ़िया तो जमींदार के पास गई है, क्यों ना काम जल्दी खत्म कर दे। क्या मतलब? मिट्टी खोदने में घंटों लगेंगे। माचिस जला और इस फूस में आग लगा दे। राख को साफ करना आसान होगा। जैसे ही भोलू ने माचिस की तीली जलाई, पूरी झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। आसमान में काला धुआं फैल गया। जब तक फूलमती और सुनीता वहां पहुंची, सब कुछ राख हो चुका था। नहीं, मेरा सब कुछ जल गया। हे भगवान, तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मेरा संसार उजाड़ दिया इन जालिमों ने। तभी रामू काका वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि फूलमती राख के ढेर के पास बैठकर अपना सिर पीट रही है। चाची, ये क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? रामू भाई, जमींदार के आदमियों ने जानबूझकर आग लगाई है। उन्होंने चाची को सड़क पर ला खड़ा किया है। बस बहुत हुआ। अब तक हम डरते रहे, इसलिए इनका हौसला बढ़ा। आज एक माँ का घर जला है, कल हमारा खेत छीना जाएगा। बेटा, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मेरा कोई नहीं है। चाची, ऐसा मत कहो। अब आप अकेली नहीं हो। ये पूरा गांव आपके साथ खड़ा होगा। हम मुखिया जी के पास चलेंगे। अगर जमींदार ने आग लगाई है तो उसका हर्जाना भी वही भरेगा। हाँ चाची, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा आपको उधार के लिए टोकती थी, पर आज इन लोगों ने जो किया है वो पाप है। चलिए, हम सब आपके साथ हैं। नंदनपुर गांव में आज अजीब सी हलचल थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही रामू काका, सुनीता और चमेली ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया था। देखते ही देखते गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ी पंचायत जुटने लगी। फूलमती राख से सने कपड़ों में एक पत्थर पर बैठी शून्य में ताक रही थी। गांव के मुखिया बाबा दीनदयाल, जो अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे, पंचायत की गद्दी पर बैठे। तभी ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने लठैतों के साथ बड़ी शान से वहां पहुंचे। मुखिया जी, यह क्या तमाशा है? सुबह सुबह मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मेरे पास फालतू के झगड़ों के लिए समय नहीं है। ठाकुर साहब, मामला फालतू नहीं, बहुत गंभीर है। एक बेसहारा बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जला दी गई है। गांव वाले कह रहे हैं कि इसमें आपके आदमियों का हाथ है। झूठ, सफेद झूठ है यह। वह सरकारी जमीन थी। बुढ़िया को खाली करने को कहा गया था। शायद चूल्हे की चिंगारी से आग लग गई होगी। इसमें मेरा क्या कसूर? ठाकुर साहब, झूठ आप बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से कालिया और भोलू को वहां से भागते देखा था जब धुआं उठ रहा था, और आपकी धमकी तो पूरी दुनिया ने सुनी थी। हाँ मुखिया जी, कल जब मैं चाची के लिए खाना ले जा रही थी, तब इन लठैतों को वहाँ मिट्टी का तेल छिड़कते देखा था। उस वक्त मैं डर गई थी, पर अब नहीं। अब तक चुप बैठी फूलमती अचानक खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, सच्चाई की चमक। जमींदार साहब, आपने मेरी झोपड़ी नहीं जलाई, आपने अपनी इंसानियत जलाई है। आप कहते हैं मेरे पास कागज नहीं है। चलिए, मान लिया। पर क्या आपके पास उस भगवान को दिखाने के लिए कोई जवाब है जिसने हम सबको बनाया है? मैंने 50 साल उस मिट्टी की सेवा की और आपने एक पल में उसे राख कर दिया। चुप कर बुढ़िया, अपनी औकात में रह। चुप रहिए ठाकुर साहब, ये पंचायत है, आपका दरबार नहीं। फूलमती चाची, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुखिया जी, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा वो कोना लौटा दीजिए जहां मैं चैन से मर सकूं। क्या इस गांव में एक विधवा के लिए 2 गज जमीन भी नहीं बची? मुखिया जी ने गांव के अन्य पंचों से मशवरा किया। गांव के लोगों का गुस्सा बढ़ता देख ठाकुर दिग्विजय के चेहरे पर पसीना आने लगा। उसे लगा कि आज मामला उसके हाथ से निकल रहा है। गांव वालों, हमने सबकी बातें सुनी। यह स्पष्ट है कि फूलमती चाची के साथ अन्याय हुआ है। ठाकुर साहब, कानून कहता है कि किसी को भी बेघर करने से पहले उसे रहने की जगह देनी पड़ती है। आपने जबरन आग लगवाई, यह एक अपराध है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं मुखिया जी। अपमान आपने उस माँ का किया है जिसने सबको सब्जी खिलाकर पाला है। पंचायत का फैसला यह है कि ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी निजी जमीन में से एक हिस्सा फूलमती चाची को देंगे। और सिर्फ जमीन ही नहीं,
अगले 15 दिनों के भीतर वहां एक पक्का कमरा बनवा कर देंगे, जिसका सारा खर्च ठाकुर खुद उठाएंगे। और मुखिया जी, जब तक घर नहीं बनता तब तक चाची कहाँ रहेंगी? तब तक चाची जमींदार के अतिथि गृह गेस्ट हाउस में रहेंगी और उन्हें ससम्मान भोजन दिया जाएगा। क्या गांव वालों को यह फैसला मंजूर है? 15 दिन बीत गए। गांव के लोगों ने मिलकर उस घर को बनाने में मदद की। ठाकुर दिग्विजय को झुकना पड़ा क्योंकि गांव की एकजुटता के आगे उसकी लाठी कमजोर पड़ गई थी। नया घर बनकर तैयार था, छोटा ही सही पर पक्का और सुरक्षित। चाची, देखिए आपका नया महल। अब ना तो बारिश का डर है और ना ही आग का। और चाची, अब आपको सब्जी बेचने के लिए मीलों दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमने तय किया है कि आप इसी घर के बरामदे में अपनी छोटी सी दुकान खोलेंगी। हम सब यहीं से सब्जी खरीदेंगे। और दादी, अब आपको रोज खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं रोज स्कूल से आते वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। आज मुझे समझ आया कि असली दौलत कागज के टुकड़े या जमीन नहीं होती। असली दौलत तो आप जैसे लोग हैं। बेटा रामू, तूने मुझे हारने नहीं दिया। चमेली बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। चाची, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने देर से ही सही पर यह समझ लिया कि रिश्तों की कीमत पैसों से बढ़कर होती है। फूलमती अब अपने नए घर में चैन से रहती है। वह अब भी सब्जियां बेचती है, पर अब उसके चेहरे पर थकान नहीं, मुस्कान होती है। गांव का हर बच्चा उसे सब्जी वाली दादी के नाम से प्यार करता है।